एल्डिहाइड और कीटोन के यूजेस में जल्दी जल्दी लिख लें। पहला केमिकल है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन। ये पूछा जाता है व्हाट इज फॉर्मेलिन, बोर्ड एग्जाम में भी लिखने को आएगा। व्हाट इज फॉर्मेलिन? तो आंसर है द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड ऑफ परसेंट स्ट्रेंथ 40%। 40% परसेंट स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन को कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन को कहते हैं फॉर्मेलिन। 40% is the strength of formaldehyde solution। स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन 40%। और इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। दूसरा इसका यूज करते हैं एक कॉम्प्लेक्स बना, एक पॉलीमर बनाने में जिसका नाम है बेकेलाइट। बेकेलाइट पॉलीमर बनाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन फिनॉल के साथ। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर क्या कहलाता है? बेकेलाइट। इसी तरह से फॉर्मेल्डिहाइड का ही यूज करते हैं कई तरह की ग्लू बनाने में। एक बहुत ही पॉपुलर ग्लू बनती है, लिख लें, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड से मिला के एक ग्लू बनाई जाती है, एडहेसिव का काम करती है। इसी तरह से एक क्रॉकरी होती है अनब्रेकेबल क्रॉकरी, लिख लें, अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो टूटती नहीं है, किस किस से मिलके बनाई जाती है? आप दुकान वाले के पास जाओ, वो कहेगा मेलामाइन है ये, मेलामाइन क्रॉकरी। तो फॉर्मेल्डिहाइड एंड मेलामाइन, लिख लें, फॉर्मेल्डिहाइड एंड मेलामाइन। ये मिला के क्या बनाते हैं? अनब्रेकेबल क्रॉकरी, जो टूटती नहीं है। ऐसे ग्लास, ऐसी प्लेट, ऐसी कटोरियां, ऐसे ऐसे बाउल जो टूटते नहीं है, अनब्रेकेबल। मेलामाइन, इनके आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना लो। यूरिया का फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, क्या होता है? NH2CO NH2, ये यूरिया है। और मेलामाइन का फॉर्मूला क्या है? मेलामाइन 3 ऑल्टरनेट नाइट्रोजन, 3 ऑल्टरनेट नाइट्रोजन, और कार्बन पे प्लेस करना है ग्रुप NH2, 3 NH2 ग्रुप। तो ये है मेलामाइन।
लिख लें जल्दी जल्दी। तो ये तो सारे प्रोडक्ट हो गए फॉर्मेल्डिहाइड के। लिख लो नेक्स्ट। बेंजल्डिहाइड का यूज कहाँ करते हैं? दो यूज अक्सर आते हैं। तो एक तो सॉल्वेंट के फॉर्म में इन परफ्यूम्स। बेंजल्डिहाइड कहाँ यूज होता है? एज सॉल्वेंट इन परफ्यूम्स। और दूसरा डाई इंडस्ट्री। डाई इंडस्ट्री में भी सॉल्वेंट के फॉर्म में। मैं रिपीट कर दूं, ये तो बोर्ड पे मैंने लिख दिए किसके यूज लिखे हैं। बेंजल इसके एसिड फॉर्मेल्डिहाइड के। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के यूजेस हैं। नंबर वन, एज सॉल्वेंट इन परफ्यूम्स। नंबर टू, एज सॉल्वेंट इन डाई इंडस्ट्री। ठीक है। इसके अलावा कई केमिकल डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स देते हैं। आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, वेनिलिन का बनाया था आपने। तो ये अलग अलग फ्लेवर्स के होते हैं। तो एज फ्लेवरिंग एजेंट लिख लें। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर आल्सो यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये तो बात हुई अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन, बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH। COOH। COOH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन नंबर 12 से कार्बन नंबर 18, या तो 12 कार्बन हो या 13 हो, अप टू 18, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम नाम देते हैं फैटी एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन उनको हम क्या नाम देते हैं? फैटी एसिड्स। ये नेचर में सबसे ज्यादा मिलते हैं, फ्रॉम कार्बन नंबर 12 टू कार्बन नंबर 18। मोस्ट नेचुरली अकरिंग एसिड्स, क्या नाम दिया गया है उनको? फैटी एसिड्स। सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे इनके IUPAC नेम और कॉमन नेम की। कुछ कॉमन नेम आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन नेम तो टोटली क्रैम करने हैं। जैसे पहला कार्बन है, एक कार्बन का एसिड है HCOOH। इसका IUPAC नेम सभी जानते हैं, क्या नाम है? मीथेनोइक एसिड। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मीथेनोइक एसिड। ठीक है। लेकिन इसका कॉमन नेम भी पॉपुलर है, 'फॉर्मिक एसिड'।
कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ध्यान दे बेटा। कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। कैसे पढ़ा ये फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड का मतलब है रेड एंड्स, या लैटिन में इनको कहते हैं फॉर्मिका। ये तो क्रैम ही करना है। तो लैटिन में रेड एंड्स को कहते हैं फॉर्मिका, और इन्हीं से एक्सट्रैक्ट किए गए एसिड का नाम क्या पड़ गया? रेड एंड से एक्सट्रैक्ट किए गए एसिड का नाम क्या पड़ गया? फॉर्मिक एसिड। तो जो कॉमन नेम होते हैं ना, वो ओरिजिन पे बेस्ड होते हैं कि वो एसिड मिला कहाँ से। या उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कोई नाम होगा, सोर्स पे या प्रॉपर्टी पे। जैसे दूसरा एसिड है, लिखें, ये दो कार्बन का एसिड CH3COOH। IUPAC नेम क्या होगा बता सकते हो? इथेनोइक एसिड। लिखें, IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड। CH3COOH का IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम भी इसका फ्रीक्वेंटली यूज होता है एसिटिक एसिड। ये भी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। एसिटिक एसिड का क्या मतलब है? एसिटिक एसिड का मतलब है, इनफैक्ट एक वर्ड है एसिटम। एसिटम मतलब विनेगर लाइक। तो विनेगर को लैटिन में क्या कहते हैं? एसिटम। इसलिए इसका कॉमन नेम क्या पड़ गया? एसिटिक एसिड। ठीक है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कहते करते हैं और उसमें ये लिखा आता है कि वी हैव स्मेल ऑफ विनेगर, मतलब कौन से एसिड की स्मेल? एसिटिक एसिड की स्मेल। ठीक है। तो कम से कम दो कार्बन तक आपको याद होना चाहिए, दो तक ही नॉर्मली पूछते हैं कहीं भी आएगा तो, क्योंकि कॉमन नेम आप ज्यादा याद कर नहीं सकते हो, सबके ओरिजिन याद करना नहीं, हमें तो प्रॉपर्टी पे कंसंट्रेट करना है। हाँ, IUPAC नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। IUPAC नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो IUPAC नेम लिख लो। आप कैसे लिखोगे? सिस्टम वही है। COOH को एच सफिक्स क्या कहेंगे? COOH को एच सफिक्स ओइक एसिड। और एज प्रीफिक्स क्या कहेंगे? कार्बोक्सी। COOH को एज सफिक्स बोलेंगे ओइक एसिड, और एज प्रीफिक्स बोलेंगे कार्बोक्सी। अब मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कीटोन है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, दो दो फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप को एज प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? ऑक्सो या कीटो। तो ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी कीटो ग्रुप से ज्यादा है। प्रायोरिटी 10th 11th में आपने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से ज्यादा होती है।
इसको हम रूट वर्ड बनाएंगे। तो सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बनाएंगे? सफिक्स या प्रीफिक्स? प्रीफिक्स बनाएंगे सी डबल बॉन्ड ओ को। तो क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम बताएं। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना। क्या लिखोगे प्रीफिक्स में? प्रीफिक्स में लिखेंगे फोर ऑक्सो या फोर कीटो। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आएगा? पेंट। कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? एन। और एंडिंग किससे करेंगे? ओ एक एसिड से। इन सबको इकट्ठा कर दो, पूरा नाम क्या हो गया? फोर ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। एन का ई हटा देंगे। ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप आए या कीटो ग्रुप आए या सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी आए, तो वो सब किसकी तरह ट्रीट करना है? सेकेंडरी सफिक्स की तरह या प्राइमरी? प्राइमरी। ठीक है। सी डबल बॉन्ड हो एज प्रीफिक्स लेना। मान लीजिए आपके पास ये है, एक डबल बॉन्ड है। इसकी नेमिंग करनी है आपको। तो रूल ये है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो चाहिए, लेकिन उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में किसको काउंट करना जरूरी है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक का इंक्लूड होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है। और नंबरिंग में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमेशा नंबर 1 ही दिया जाएगा। तो जो प्रीफिक्स कार्बन नंबर 2 पे है उसको क्या लिखेंगे बेटा? इथाइल। ये हो गया 2 इथाइल। ठीक है। प्रीफिक्स। अब रूट वर्ड क्या आएगा? 6 कार्बन के लिए हेक्स। प्राइमरी सफिक्स 4 इन। अब डबल बॉन्ड है। प्राइमरी सफिक्स 4 इन। और एंडिंग किससे होगी? ओइक एसिड से। ये मैंने अलग अलग पार्ट्स लिख दिए। ठीक है। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? अब इकट्ठा कर लोगे? 2 इथाइल हेक्स। हेक्स आएगा। 4 इनोइक एसिड। इन का ई हटा देंगे। क्लियर है सबको? तो इसमें जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आप कर लेना सारे। कुछ नेम आपको पता होने चाहिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये नेम डायरेक्ट यूज होंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
कम से कम 6 कार्बन तक के नेम पता हो। इसका नाम बताएं क्या है। ये तो सभी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। अगर 3 कार्बन हो, आप यहाँ चाहो तो टेबल देख सकते हो, ये है टेबल नंबर 8.3। 3 कार्बन वाले को जल्दी जल्दी लिखते जाओ, 3 कार्बन वाले को कहते हैं मेलोनिक एसिड। एनसीईआरटी में देख लें, कार्बोक्सिलिक एसिड जहां शुरू हुए टेबल है, अपनी नोटबुक में जरूर लिखना। 3 कार्बन वाले को मेलोनिक, 4 कार्बन वाले को सक्सिनिक, 5 कार्बन को वाले को लिखते हैं ग्लूटेरिक, और 6 को एडिपिक। 6 तक आपको याद रखना है, जल्दी जल्दी लिख लें। अब दिक्कत क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी नहीं लाए, आधे बच्चे नहीं लाए। अब यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि आप पढ़ क्या रहे हो भगवान जाने। एनसीईआरटी बुक तो लाई नहीं जाती, इसी से निगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और आपको कुछ याद ही नहीं होगा। याद ही नहीं होगा क्योंकि आप मन से नहीं आए क्लास में। मन से आते तो आप जरूर लेके आते। आप मेरी बात को लाइटली ले रहे हो। इवन बोर्ड एग्जाम में भी फाइटिंग होगी ऐसे बच्चों की। क्योंकि ब्रेन रिटेन ही नहीं करता ना, जब आप किसी काम को करने जा रहे हैं पर अधूरे मन से जा रहे हो। 4 कार्बन के लिए सक्सीनिक एसिड। ठीक है। 5 कार्बन के लिए क्या नाम है? ग्लूटेरिक एसिड। 6 तक लिख लो। और 6 कार्बन के लिए टोटल कार्बन 6, एडिपिक एसिड। ये 6 कार्बन तक ओपन चेन याद होना चाहिए। इसी तरह से एरोमेटिक में ये दो नेम याद होने चाहिए। एरोमेटिक में अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो इसका नाम है थैलिक एसिड। स्पेलिंग पे ध्यान देना। PH। PS साइलेंट होता है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1,4 पोजीशन पे है तो इसका नाम है टेरिथैलिक एसिड।
ये नेम डायरेक्ट यूज होंगे, सब एनसीईआरटी में गिवन है। अब प्रॉब्लम कैसे आएगी लिखें। कभी कभी दोनों चीजें एक साथ पूछनी हो, कॉमन नेम भी आईयूपीएसी नेम भी, तो कैसे पूछेंगे। लिखो, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ थैलिक एसिड। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ थैलिक एसिड। तो सबसे पहले तो आपको थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर नोन हो। जब दो या दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन रिंग पे हों तो उनको लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड। 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अगर अगर रिंग पे एक भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ओ पंचे वैसे ओ एलिफेटिक रिंग पे, एलिफेटिक रिंग पे, तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखते हैं। इसकी नंबरिंग ये हो जाएगी, इसका नाम होगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन पूरा। ये कार्बन चेन होगी, पेरेंट कार्बन चेन। 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और एंडिंग किससे होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओ एक नहीं होगा। तो अगर सी ओ ओ एच ग्रुप एलिफेटिक रिंग से कनेक्टेड है तो एंडिंग किससे करेंगे, ओ एक एसिड से। लिख लिया। अब दो एग्जाम्पल और लिख लो, इससे सारे टाइप कवर हो जाएंगे। C6H5COOH का आईयूपीएसी नेम है बेंजोइक एसिड। ठीक है। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और C6H5 डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इसका क्या नाम लिखेंगे बताओ। क्या इसे भी बेंजोइक एसिड कहेंगे या उसका डेरिवेटिव। आंसर है नो। ये तो प्रोपेनोइक एसिड है और ये प्रीफिक्स होगा, क्या नाम हो जाएगा, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड कब लिखना है, जब कार्बोक्सिलिक सीधा रिंग से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से। इधर आ जाओ अर्श, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। पीछे की जगह आगे भागो ना, तब तो फायदा है।
आईयूपीएसी नेम समझ में आ गए। तो अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो आप सारे करेंगे आईयूपीएसी नेम के। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड तीनों मिला के हैं। ठीक है। प्रायोरिटी ध्यान रखें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। नाउ राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो अपने आप जल्दी जल्दी। फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं बताओ। तो हमें तो एसिड चाहिए ना बेटा। माइल्ड ऑक्सीडेंट से तो रिएक्शन कहाँ रुक जाएगी, एल्डिहाइड और कीटोन पे। हमें तो एसिड चाहिए। तो कैसा ऑक्सीडेंट ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। और आपके सिलेबस में दो ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हैं, कौन कौन। एक केमिनोफोर और एक K2Cr2O7। वही रिएक्शन रिपीट करनी है जो आप अल्कोहल में लिख चुके हैं। आपके पास है RCH2OH और आप इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट ऐड कर दो। ये बन जाएगा RCOOH। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कौन, KMnO4 इन एसिड मीडियम, या एल्कलाइन मीडियम भी लेते हैं, दोनों मीडियम ले सकते हैं। K2Cr2O7 इन एसिड और एल्कलाइन मीडियम, दोनों मीडियम में ये काम करते हैं। दोनों मीडियम में प्राइमरी अल्कोहल एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक तीसरा ऑक्सीडेंट है, वो है CrO3 इन एसिड मीडियम। हेलो, नमस्कार जी। कैनरा बैंक पिपली, जी जी। बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया सर। हाँ सर, अभी एक्चुअली मैं क्लास में हूँ। तो या तो कल दिन में काम बात करूँ या आज अगर 8 बजे कहें तो कर सकता हूँ मैं। अच्छा, कल नहीं तो मैं आ जाऊँगा, बैंक आ जाऊँगा, काम तो है मुझे। हाँ हाँ। एनर्जी वाला NFO कह रहे हो आप। अच्छा, नहीं एक एनर्जी वाला भी आया था आपका। अ- अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ, ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। बातें मत करो बेटा। लिखो अपने आप, CrO3H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का काम करता है और इससे बन जाता है COOH। इस रिएजेंट का स्पेशल नाम है, आप नोट कर लें। इसे कहते हैं जोन्स रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये क्या है।
तो ये तो एल्कोहल से प्रिपरेशन है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन्स में आप लिख सकते हैं ऐसे जिनमें COCH3 ग्रुप हो, ऐसे कीटोन। आप याद करो, आप इसमें हेलोजन ऐड कर दो एल्कलाइन मीडियम में, क्या बनाता, पिछली क्लास में ही लिखा। पहले सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ये हेलो फॉर्म में चला जाएगा, और इसका प्रोटोनेशन कर दें तो क्या बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम लिखा था आपने, याद करो, हेलो फॉर्म रिएक्शन। लेकिन ध्यान रहे ये कंडीशनल है। कौन ये रिएक्शन देगा? जिनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, जिनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो। नेक्स्ट मेथड लिखो, नेक्स्ट वन, वो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। हाइड्रोलिसिस, तो ध्यान दें, साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस हो जाता है एसिड मीडियम में कार्बोक्सिलिक में। COCl का डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस हो जाता है, कोई एसिड मीडियम नहीं चाहिए। COOC2H5 एल्को एस्टर, इनका भी हाइड्रोलिसिस होता है एसिड मीडियम में। तो ये तीनों ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होता है और कार्बोक्सिलिक बनते हैं। इसी तरह से CONH2 एमाइड, इसका भी आप एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस करें तो COOH बन जाता है। ये सब कहलाते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, आपको पता है। तो एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। अब इन पॉइंट्स को यूज करके जितनी चाहे आप रिएक्शन लिख लो, कार्बन चेन बनाते रहो, आपको कई सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस लिख ली सबने? जैसे अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसका हाइड्रोलिसिस किया, बताओ क्या बनेगा। एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया। आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि कार्बन चेन में तो कोई फर्क पड़ना नहीं, केवल CN को क्या बना देना है, COH, इतना सही है। ठीक है, ये एग्जाम में भी आनी, कंपटीशन में भी आनी, स्कूल एग्जाम में भी है। कंपटीशन वाले क्या करते हैं, थोड़ा डरा धमका देते हैं। मान लेते हैं कि ये ऐसे बना दिया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, बताओ क्या मिलेगा। दोनों CN किस में बदल जाएंगे, COH में। मेन रिएक्शन तो यही होनी, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है कार्बोक्सिलिक में। समझ में आया कि नहीं? अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट कैसे आएंगे, कि भाई आपके पास है 2 क्लोरोब्यूटेन, आपने पहले KCN डाल दिया और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। ये इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है, कंपटीशन लेवल की होगी। लो क्या मिलेगा आपको। तो पहला स्टेप क्या है, SN2 रिएक्शन। पहला स्टेप कौन सी रिएक्शन है, SN2। P1 क्या बन जाएगा, Cl की जगह साइनाइड आ जाएगा। ये थोड़ी पुरानी होगी तो हो सकता है आप भूल गए हो। सेकेंड स्टेप तो अभी लिख ही रहे हैं।
सेकंड स्टेप में साइनाइड को किस में बदल देना है? COH। आ गया समझ में सबको? तो साइनाइड आप डायरेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो साइनाइड आपको बनाना पड़ेगा। अब इसमें एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, एक स्टेप और। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये है, इसमें मैंने HBr ऐड कर दिया peroxide की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट P1 मिला। फिर मैंने KCN डाला, प्रोडक्ट P2 मिला। उसका हाइड्रोलिसिस किया, प्रोडक्ट P3 मिला। बताओ P3 क्या है? अब ये सब NCERT लेवल के हैं, बस मैंने कनेक्ट कर दिया। तो पहला स्टेप है पेरोक्साइड इफेक्ट और क्रॉस इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो P1 क्या बनेगा? आपको मालूम है एंटी मार्कोनिकॉफ में Br प्राइमरी पे जाएगा, तो 1 ब्रोमो। P2 क्या बनेगा? पहला स्टेप है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। P2 क्या मिलेगा? Br की जगह साइनाइड आ जाएगा। P3 क्या मिलेगा? साइनाइड हाइड्रोलाइज होके किस में जाता है? COH में। प्रॉब्लम समझ में आ गई? थोड़ा और टफ कर दें इसको, तो रीअरेंजमेंट इंक्लूड कर देंगे। रीअरेंजमेंट कि कहें भाई इसमें हमने HBr डाल दिया या HCl डाल दिया, P1 बन गया, KCN डाल दिया, P2 बन गया, और फिर हाइड्रोलाइज कर दिया। बताओ P3 क्या होगा? रीअरेंजमेंट लिखा दिया था आपको मैंने। तो इसमें मेन पॉइंट है पहला प्रोडक्ट बनाना। Cl आपको टर्शरी कार्बन पे दिखेगा। रीजन बता सकते हो क्यों? पहले सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, और वो रीअरेंज होके किस में चला जाएगा? टर्शरी कार्बोकैटायन। बस इससे टफ नहीं आते। ऑर्गेनिक में ये सबसे टफ में है, ऐसे सोच ले। P2 क्या बन जाएगा? साइनाइड आ जाएगा Cl की जगह। Cl की जगह साइनाइड। और P3 क्या बनेगा? साइनाइड किस में बदल जाएगा? COH में। ठीक है, तो जैसे हमने साइनाइड लिखा वैसे ही हम लिख देंगे एसिड डेरिवेटिव्स बाकी। एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, COCl हो गया, एक छूट गया एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ऐड कर लो वहां पे, अलग से लिख लो चाहे। ये जो एनहाइड्राइड है, CH3 डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आगे क्या प्रेजेंट होगा? OC डबल बॉन्ड हो CH3। इसे कहते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप ये है, ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या कनेक्टेड होगा? C डबल बॉन्ड हो, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है एनहाइड्राइड।
ठीक है, बट इसके प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, आपको जस्ट वाटर डालना है एसिड मीडियम में, और कहीं एक से एक तरफ तोड़ देना है, यहाँ से ब्रेकिंग कर देनी है, तो दो एसिड बन जाएंगे। दोनों एसिड ही बनते हैं, इसलिए प्रोडक्ट प्रॉब्लम बहुत आसान होती है ये। दो दो कार्बन के दो एसिड बन गए, सेम एसिड मतलब। ठीक है, मान लेते हैं कि एक तरफ तीन एसिड है, एक तरफ तीन कार्बन है, एक तरफ चार कार्बन है, ऐसे है। एनहाइड्राइड ऐसे हो। इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो एक आपको एसिड मिलेगा दो कार्बन का। ऑक्सीजन के एक तरफ दो कार्बन है, और ऑक्सीजन की दूसरी तरफ कितने कार्बन है, चार कार्बन। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम देखो, ये लिखेगा, लिखेंगे चार कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक, दो कार्बन के लिए इथेनोइक। ब्यूटेनोइक पहले क्यों लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, और एंडिंग किससे करनी है, वर्ड एनहाइड्राइड। ये इनके आईयूपीएसी नेम लिखने का तरीका है। ठीक, तो अब इसको आप दो एसिड में बदल दो, एक दो कार्बन का एसिड बना लो, और एक फोर कार्बन का एसिड। एक बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे आईयूपीएसी नेम में दिख जाते हैं वो। एक ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा, और एक क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। बहुत ही आसान रिएक्शन। एक दो कार्बन का एसिड और एक फोर कार्बन का एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब अगर मान लो आपके पास RCOCl है, और वाटर डाल दिया, न्यूट्रल मीडियम हो या एसिड हो, सीधे RCOH बन जाता है, बिल्कुल आसान है। Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH। लेकिन ध्यान देना, अगर एल्कलाइन मीडियम में करते हैं, एल्कलाइन मीडियम में अगर करते हैं, तो डायरेक्ट एसिड नहीं मिलता, पहले तो सॉल्ट फॉर्म में आएगा RCOO। अगर Na है तो Na आ जाएगा। तो बेसिक मीडियम में पहले सॉल्ट बनता है, फिर प्रोटोनेट करोगे तब एसिड मिल जाएगा। इतना अंतर है बस। जल्दी जल्दी लिखो। और जो आपने COCl के साथ लिखा, वही आप एमाइड के साथ भी लिख सकते हो, वही चीज आप एस्टर के साथ भी लिख सकते हो, सेम। अगर आपके पास एमाइड है, एमाइड में आप ऐड कर दो वाटर एसिड मीडियम में, तो आप सीधे एसिड बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन एमाइड में अगर आप वाटर ऐड करो एल्कलाइन मीडियम में, तो डायरेक्ट एसिड नहीं बनाना, क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाना पहले, पोटेशियम सॉल्ट, फिर प्रोटोनेट करके एसिड बनेगा। ये सब एक ही तरह के हैं आर सी। इनमें कॉमन पॉइंट क्या है आप नोट करें। कॉमन पॉइंट ये है कि आर सी ओ सभी में है, केवल क्या बदल रहा है, यहाँ पे सी एल की जगह ओ एच आया, इनमें एन एच टू की जगह ओ एच आया। इनको कहते हैं एसिड डेरिवेटिव। पिछली क्लास में लिखना बताया था आपको एसिड डेरिवेटिव। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ के जाते हो तो रास्ते में उसको याद किया करो। क्या होता है नॉर्मली आजकल बच्चे क्या करते हैं, आज मोबाइल की वजह से बहुत दिक्कत हो गई, मोबाइल में कुछ देख लेंगे, रास्ते भर उसी को याद करते जाएंगे। ये नहीं कि क्लास में जो पढ़ा वो याद करें, ये बीमारी है। तो आर सी ओ एन एच टू में वाटर डाल दिया, एसिड मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में। अब आपको प्रॉब्लम कैसे आएगी ये देख ले। जैसे आपसे कहें कि बताओ, आपके पास ये है बेंजामाइड, इसका नाम है बेंजामाइड। इसमें पहले हमने वाटर डाला एल्कलाइन मीडियम में, पी वन बन गया, फिर प्रोटोनेट कर दिया, पी टू बन गया। बताओ पी वन पी टू क्या है? तो पी वन क्या होगा? पोटेशियम सॉल्ट। और पी टू क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है बिल्कुल। ये पी वन हो गया, और बेंजोइक एसिड पी टू हो गया। तरीका समझ में आ गया। और बिल्कुल यही तरीका एस्टर का भी है। आप इसको तो केमिकल काइनेटिक्स में भी लिख चुके हैं। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करें, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। मैंने O18 लिख दिया क्योंकि ये कंपटीशन में O18 नाम से आती है। रिएक्शन बहुत आसान है, यहाँ से ब्रेकिंग होती है। हाइड्रोलिसिस करें एसिड मीडियम में, तो दो कार्बन का एसिड बनता है, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल। जो O18 है वो किसके साथ जाता है? एसिड के साथ या एल्कोहल के साथ? आंसर है एल्कोहल के साथ। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है, वेयर इज O18, या एस्टर में कौन सा CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है। तो ध्यान देना, ये एसिड मीडियम में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, एल्कलाइन मीडियम में ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। नोट कर ले, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है ऑर्डर। अगर यही रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में कराएं, वाटर ऐड कर दें, तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की होती है।
एल्कलाइन मीडियम में सेकंड ऑर्डर और एसिड मीडियम में फर्स्ट ऑर्डर। एल्कलाइन मीडियम में सेकंड ऑर्डर, एसिड मीडियम में फर्स्ट ऑर्डर। तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? एसिड। इन जनरल एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड बनता है। RCOCl, RCONH2, RCOOR एस्टर। ठीक है, इन सब से आपको एसिड मिलता है। क्लियर है सभी को हाइड्रोलिसिस रिएक्शन? नेक्स्ट लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये इंपॉर्टेंट केस है। टोलुइन ध्यान दें बेटा। टोलुइन में, या ये मैं कहूं कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है। इधर ग्रुप कौन सा है मैं उससे लेना देना नहीं है, एक अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम एक। बाकी क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। तो अगर आप KMnO4 ऐड कर दें एल्कलाइन मीडियम में और हीट कर दें, ठीक है, तो ये कार्बन कार्बोक्सिलिक फॉर्म में आ जाता है। पहले तो पोटेशियम सॉल्ट फॉर्म में आएगा और फिर प्रोटोनेट करेंगे तो ये एसिड बन जाता है। कम से कम एक अल्फा H चाहिए। तो इन दोनों स्टेप्स के बाद CH3 किस में बदल जाएगा? दोनों स्टेप के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बेंजो एक ग्रुप में आ जाएगा। इस पे तो तीन तीन H है, हमें तो एक ही चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगर मान लीजिए आपको ऐसे लॉन्ग कार्बन चेन दे दें, तो हमें बस अल्फा कार्बन पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? अल्फा कार्बन पे। अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो आप क्या बना दो? कार्बोक्सिलिक। सेम रिएजेंट डालो, सेम। ठीक है, बट नोटिस करें, इससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए एक CH3 ग्रुप है, एक C2H5 ग्रुप है, और एक ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल। इसका आपने ऑक्सीडेशन किया, फिर प्रोटोनेशन किया। इसमें आप ये देखोगे कि दो ग्रुप तो COOH में चले जाते हैं, एक ग्रुप नहीं जाता। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप रिटेन रहता है। ये क्यों नहीं गया COH में, बता सकते हो? क्योंकि इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
तो कौन सा एल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होगा? जिसमें अल्फा एच नहीं है। पहचान लोगे आसानी से। एक और मेथड है, लास्ट वन लिखें। फ्रॉम गिरगनार्ड रिएजेंट। अगर गिरगनार्ड रिएजेंट RMgX है, इसमें आपने नंबर 1 CO2 डालना है, नंबर 2 प्रोटॉन, तो ये RCOOH में बदल जाता है। बहुत ही आसान रिएक्शन है। अगर CH3MgCl है, पहले आपने CO2 डाला, फिर प्रोटोनेट किया, क्या बन जाएगा? CH3COH। अगर C2H5MgBr है, CO2 डाला पहले, फिर प्रोटोनेट किया, C2H5COH बन जाएगा। अगर बेंजाइल ग्रुप है तो भी यही होगा। सबसे पहले CO2 डालो, फिर प्रोटोनेट कर लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहले CO2 ऐड कर दो, और फिर फिर प्रोटॉन डाल दो। मैंने इन तीनों रिएक्शन में क्या चेंज किया है बता सकते हो? मेन रिएक्शन तो ये है, बस इतना याद करना होता है। केवल मैंने आर ही तो बदला है। आर की जगह पहले में CH3 हो गया, दूसरे में C2H5 हो गया, तीसरे में C6H5 हो गया, और जितना चाहे बना लो। केवल आर चेंज किया है। इसकी मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है, बोर्ड एग्जाम में लिखे। रिएक्शंस लिख ली सारी, बस 2 लाइन की मैकेनिज्म है। आप बताओ मुझे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस चीज का सोर्स माना जाता है ऑर्गेनिक में? कार्बेनियन का। और कार्बेनियन की प्रेजेंस में कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड टूट जाता है। एल्डिहाइड कीटोन में हम यही लिखते आ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है दो दो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है, और आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया। पहली रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, CH3, ये आ जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, कहाँ से? CH3MgCl ने क्या दे दिया आपको? CH3। ठीक है, क्या करना है आपको? एक पाई बॉन्ड तोड़ देना है। तो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड टूट जाता है, किससे? कार्बेनियन से। क्या बन गया जरा बताओ? CH3 का बॉन्ड जिसके साथ बना, वो है ये कार्बन। इधर डबल बॉन्ड हो और एक O-, यही बनेगा ना। और इसके बाद प्रोटॉन डाल दो। इसके बाद प्रोटॉन डाल दो, क्या बन गया? CH3, और प्रोटॉन डालने पे ये किस में बदल गया? COOH में। बिल्कुल आसान मैकेनिज्म है। तो CO2 सब जगह कॉमन है, केवल क्या बदलते जाना है? कार्बेनियन। केवल कार्बेनियन बदलते जाना है। लिख सकते हो रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको डायरेक्ट दे दिया। अगर इनमें इनडायरेक्ट दे दिया जाए तो फिर प्रॉब्लम बच्चों को टफ लगने तक है, पता नहीं क्या करें। जैसे आप एक कर चुके हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है? एल्काइल हैलाइड में Mg मेटल डालो, कौन से सॉल्वेंट में? ड्राई ईथर में। याद आ रहा है? एल्काइल हैलाइड थोड़ा बहुत, तो ये बन जाता है CH3MgCl। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का तरीका है। मेटल Mg ऐड करो किस मीडियम में? ड्राई ईथर। अब ये जो ऊपर रिएक्शंस लिखी हैं ये डायरेक्ट हो गई,
हो सकता है आपको गिगनारी एजेंट ना दिया जाए, ऐसे दें आपको। ये लिख लिया। ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं आप, एल्काइल हैलाइड में देखना मिल जाएगा। ठीक है। अब मान लो प्रॉब्लम ऐसे आई कि भाई आपके पास है C2H5Cl। इसमें सबसे पहले आपने डाल दिया Mg ड्राई ईथर मीडियम में। इसके बाद CO2 पास कराया और फिर प्रोटोनेट कर दिया। बताओ क्या बनेगा। तो बन जाएगा C2H5COOH, प्रोपेनोइक एसिड। तो आप देखो ध्यान से, कंपटीशन और बोर्ड में 60 to 70% सिलेबस मैच होता है, कुछ नया नहीं है। बस वो प्रॉब्लम को इंटरलिंक करके पूछ लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आना है। और सीधे भी नहीं पूछते, वो तो ऐसे ही कह देंगे कि राइट टू रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपके जो पसंद की हो दो लिख दो। पर आपको मालूम है इस बार भी बोर्ड परसेंट रिजल्ट कितना रहा 12th का? 95%। 5% बच्चे फिर भी फेल हो गए। उनसे वो भी नहीं लिखेंगे कि Ni2 रिएक्शन। अब वो Ni2 याद कैसे करें, रास्ते भर तो याद क्या आता है उनको, क्या हमने मोबाइल में देखा वही दिमाग में घूमता रहता है। तो वो कहाँ से याद हो पाएगा उनसे, ब्रेन तो किसी और ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये अगर आप रास्ते चलते हुए केमिस्ट्री घूम रही है तो सब कुछ बहुत अच्छा है, याद हो ही जाएगा, बच के कहाँ जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है। ठीक है। तो चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, प्रॉपर्टीज।